वक्त हो गया कि 24 घंटे 24 रिपोर्टर का। यहाँ आपको मिलेगा देश दुनिया की बड़ी खबरों का पूरा डोज। सबसे पहले खबरों का टीजर। पहाड़ तोड़ पानी की मनमानी पर दीपक रावत की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर क्या फैसला दिया है, निपुण सहगल फैसले की बारीकी आपको समझाएंगे। रेल और रील के बीच मंत्री के बयान पर कैसे मचा घमासान, रविकांत आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में बादल फाड़ तबाही, 4 जगह बादल फटे। मंडी और कुल्लू में भारी नुकसान, सैलाब में बहे घर, कई लोग लापता। तबाही की ये तस्वीर डराने वाली है। आसमानी आफत ने 5 मंजिला बिल्डिंग चंद सेकंड में ध्वस्त हो गई। ये तस्वीरें कुल्लू के मणिकरण से आई हैं। भारी बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा और बिल्डिंग की नींव कमजोर पड़ गई। चंद घंटों बाद ये बिल्डिंग नदी में समा गई। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में आसमानी कहर से भीषण तबाही हुई है। बीती रात हिमाचल में 4 जगहों पर बादल फटे हैं। मलाणा में बादल फटने के बाद क्या हुआ, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। बादल फटने के बाद पार्वती नदी में तेजी से पानी बढ़ा। देखते देखते पार्वती नदी खतरे के निशान को पार कर गई। बादल फटने से मलाणा 1 और मलाणा 2 पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रोजेक्ट के अंदर पानी घुस गया। तबाही कितनी हुई है, इसका जायजा लिया जा रहा है। बादल फटने के बाद यहां अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए लोग भागते हुए नजर आए। पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह जाने को कहा गया है। आप देख सकते हो, जाओ चला जाओ, तो बोलता। शिमला के रामपुर में समेज खड्ड में हाइड्रो प्रोजेक्ट के नजदीक बादल फटा। बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में कई घर, स्कूल, गेस्ट हाउस और एक बिजली प्रोजेक्ट का पावर हाउस बह गया है। यहाँ 36 लोग लापता हो गए। ये तस्वीरें मंडी की हैं, जहाँ भारी बारिश की वजह से पंडोह डैम से पानी छोड़ना पड़ रहा है, जिसके बाद नदियां उफान पर हैं। मंडी में बादल फटने से थलटूखोड़ गांव में कई मकान बह गए। यहां 11 लोग लापता हैं। बादल फटने और बाढ़ के कारण रास्ते और पुल भी बह गए हैं। इससे राहत और बचाव के काम में परेशानी हो रही है। हिमाचल में रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बादल फाड़ तबाही से जूझते हिमाचल प्रदेश में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। मंडी के थलटूखोड़ के राजमढ़ में एनडीआरएफ की टीम ने एक शख्स को बचाया। यहाँ लापता लोगों की तलाश जारी है। पूरे हिमाचल में इस वक्त 52 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 3 जिले में भारी तबाही हुई है कि रामपुर में भी बादल फटने की घटना सामने आई है। रामपुर में एनडीआरएफ की टीम ने राहत और बचाव का काम शुरू किया है। यहाँ बादल फटने के बाद तबाही में लोग बह गए हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। सीएम सुक्खू ने हालात पर चर्चा के लिए अधिकारियों के साथ इमरजेंसी बैठक की। सीएम ने अधिकारियों से युद्ध स्तर पर राहत पहुँचाने के आदेश दिए। तकरीबन 50 के लोग करीब मिसिंग है। 2 डेड बॉडी रिकवर कर ली है। सब घटना स्थल पर डिप्टी कमिश्नर पहुंच गए हैं, एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात की है। गृह मंत्री ने मुश्किल वक्त में हिमाचल को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। तो मदद हिमाचल को केंद्र से दी जा सकती है, पहले भी दी गई है और अब की बार भी पूरी मदद देने की बात है। हिमाचल में खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। हिमाचल में अगले 4 से 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं भारी बारिश के अलर्ट के चलते प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और पुलवामा में अचानक आई बाढ़ से तबाही, पुल और कई घरों को पहुंचा नुकसान। पानी का ये हाहाकारी रूप जिसने भी देखा डर गया। उफनता पानी सब कुछ बहा ले जाने पर उतारू था। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से आई है। किश्तवाड़ के दक्षिणी इलाके में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही हुई है। यहाँ ऊपरी इलाके में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आ गई। नदी में तेज बहाव से पुल को भी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश से पुलवामा के खरेव में अचानक बाढ़ आ गई।
बारिश के पानी में नाले में उफान आ गया। नाले का पानी रिहायशी इलाके में घुस गया। स्थानीय लोगों ने पानी को रोकने और नाले के बहाव को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के आगे कोई तरकीब काम नहीं आई। राहत की बात यह रही कि अचानक आई इस बाढ़ से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में अचानक आई बाढ़ का खतरा झेलना पड़ रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने से हुई तबाही। मंदाकिनी में समाया केदारनाथ हाईवे का हिस्सा, रास्ते में फंसे केदारधाम जाने वाले यात्री। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भीमबली के पास बादल फटने से भारी तबाही हुई। बादल फटने से मंदाकिनी नदी में उफान आ गया। मंदाकिनी में उफान से रामबाड़ा, गौरीकुंड, सोनप्रयाग में भारी नुकसान हुआ है। रामबाड़ा में 2 पुल भी मंदाकिनी के पानी में बह गए। केदारनाथ हाईवे का हिस्सा भी मंदाकिनी नदी के तेज बहाव में बह गया। यात्रा मार्ग बंद होने से सोनप्रयाग से भीमबली के बीच सैकड़ों यात्री फंस गए। यात्रियों के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर उतारे गए। 250 यात्री निकल चुके हैं, थोड़े से बचे हुए हैं, उनको भी निकाला जाएगा। और मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पहुँच गए हैं और पूरा मौका मुआयना करने गए हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम भी फंसे हुए यात्रियों को निकालने में जुटी हुई है। यात्रियों को पहाड़ों के वैकल्पिक रास्ते के जरिए निकाला गया। टिहरी के जखन्याली में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। यहाँ 3 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ के पानी में पुलिया भी बह गई। उत्तरकाशी के बिशनपुर में लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया। यहाँ प्रशासन की टीम जेसीबी के जरिए सड़क से मलबा हटाने में जुटी है। बादल फटने और भारी बारिश से हुई तबाही के हालात पर चर्चा के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पहाड़ पर भारी बारिश से हरिद्वार में गंगा चेतावनी लेवल से ऊपर पहुंच गई है। भारी बारिश और बादल फटने से कई सड़कें बह गई हैं तो कई पुल भी बह गए हैं, जिसकी वजह से बचाव और राहत कार्य में परेशानी आ रही है। दिल्ली एनसीआर में हुई भारी बारिश ने तोड़े 14 साल के रिकॉर्ड। कई इलाके में हुई 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। गाजियाबाद में नाले में गिर जाने से 2 लोगों की मौत तो वहीं गुरुग्राम में 3 लोगों की गई जान। पानी से लबालब सड़क, नाले ओवरफ्लो। दिल्ली एनसीआर में छाए बादलों ने बरसना शुरू किया तो कुछ ही वक्त में बारिश का आंकड़ा सेंचुरी को पार कर गया। देश की राजधानी में आईटीओ, आश्रम, राजघाट समेत कितने ही इलाके पानी पानी हो गए। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में भी यही स्थिति नजर आई। रास्तों पर जल भराव होने से ट्रैफिक जाम हो गया। तो वहीं गाजियाबाद के खोड़ा में सड़क पर पानी भरे होने से माँ बेटे की नाले में गिरने से मौत हो गई। पानी इतना ज्यादा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बेटे को बचाने के लिए माँ तनुजा भी इसी नाले में कूद गई और जिसके चलते डूबने से दोनों की मौत हो गई। इधर गुरुग्राम के इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के पास बारिश के दौरान एक पेड़ टूटकर बिजली लाइन पर जा गिरा, जिससे करंट पानी में फैल गया। चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। पुलिस ये चाहती है इसमें लिपापोती करना कि ये एक नेचुरल डिजास्टर है। बारिश से दिल्ली के दरियागंज में हैप्पी स्कूल की दीवार ढह गई। चपेट में आने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं, तो वहीं ग्रीन पार्क इलाके में पाइपलाइन फूटने से सड़क पर बड़ा गड्ढा हो गया है। दिल्ली एनसीआर में हुई मूसलाधार बारिश ने नए संसद भवन को भी सियासत के पटल पर लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि नए संसद भवन की छत से पानी टपक रहा है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों का प्रदर्शन जारी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से की मुलाकात। स्टूडेंट एकता, डर चाहिए भाई, प्लीज। राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के विरोध में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने आए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे। संजय सिंह ने छात्रों से कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए नया कानून बनाएगी। 10 छात्रों का प्रतिनिधि मंडल कानून बनाने में हमारा सहयोग करे, ऐसा हमने प्रस्ताव रखा है सरकार की ओर से। जो कानून बनेगा उसमें फीस रेगुलेट की जाएगी। संजय सिंह ने हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवार को मुआवजा दिलाने की बात भी कही। 27 जुलाई को हुए हादसे में आरोपी बनाए गए एसयूवी मालिक मनोज कथोरिया को कोर्ट से जमानत मिल गई। मनोज कथोरिया पे आरोप है कि उसकी तेज रफ्तार ड्राइविंग के कारण ही पानी
तेज बहाव के साथ कोचिंग सेंटर के अंदर चला गया, जिससे 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। बुधवार को बारिश के साथ राजेंद्र नगर में फिर पानी जमा हो गया, लेकिन इस बार एमसीडी का एक्शन भी दिखा। एमसीडी ने पानी निकालने के लिए पंप इंस्टॉल किया है। छात्रों के प्रदर्शन के बीच बेसमेंट में अवैध तरीके से चल रहे कोचिंग संस्थानों पे सरकार का एक्शन जारी है। प्रदर्शन कर रहे छात्र मांग कर रहे हैं कि कोचिंग बेहतर सुरक्षा इंतजाम दे। मुंबई में सड़कों पर गिरे गड्ढे के ऊपर जमकर सियासत हुई। यूथ कांग्रेस ने हाथ में पोस्टर बैनर लेके ताला लगाओ आंदोलन किया। किसी को घसीटा तो किसी को वैन में ठूसा। जब कोई नहीं माना तो फिर उसे बैरिकेड लगाकर इस तरह रोका। मुंबई में बारिश के दौरान सड़कों पर गड्ढे को लेकर यूथ कांग्रेस ने बीएमसी का घेराव किया। बीएमसी दफ्तर के सामने कई कार्यकर्ता पहुंच गए, हंगामा किया, नारे लगाए और फिर एक बार शिंदे सरकार को गड्ढे पर घेरने की कोशिश हुई। मुंबई यूथ कांग्रेस की तरफ से इस आंदोलन को खासा नाम दिया गया था। कहा गया, जिस तरह शिंदे सरकार लाडला भाई योजना लाई है, उसी तरह लाडला गड्ढा योजना भी लानी चाहिए, जिससे सरकार और सिस्टम की असलियत उजागर हो सके। फडणवीस सरकार ये सब के सब कमीशन खोर है, इसकी वजह से यहाँ पर खड्डे नहीं भर पा रहे, आज एक्सीडेंट हो रहे हैं, मुंबईकर परेशान है। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के नेता ने सांकेतिक तौर पर 500 के नकली नोट भी उड़ाए। कहा गया कि वो वैसे तो बीएमसी का भारी भरकम बजट है, लेकिन अगर फिर पैसों की कमी है तो गड्ढे भरने के लिए पैसों का इंतजाम कर देंगे। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। हर एक पार्टी अपने वोटरों को रिझाने के लिए अभी से जोर लगा रही है। नए संसद भवन की बिल्डिंग से टपकने लगा पानी तो बन गई बड़ी सियासी कहानी। तमाम विपक्षी सांसदों ने सरकार पर साधा निशाना। नई संसद से टपकती छत और नीचे बाल्टी से पानी फैलने से रोकने की जुगत। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत वायरल है और इसकी वजह है कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर, जिन्होंने कल संसद की कार्रवाई के बाद इसे अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद किया। लोकतंत्र का मंदिर में भी पानी आ रही है, राम मंदिर में भी पानी आ रही है। क्या क्या बनाते हैं, क्या इंडिया का कोई एयरपोर्ट में पानी आती है। हिंदुस्तान में कुछ भी चीज़ मोदी ने बनाया, वो सारे चीज़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने इस मसले पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव और चर्चा का नोटिस भी दिया, लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन इस बहाने विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, जनता पूछ रही है कि भाजपा में बनी हर नई छत से पानी टपकना उनकी सोच समझकर बनाई गई डिजाइन का हिस्सा होता है या फिर सरकार तो वाटर लीक सरकार तो होगा, तो पार्लियामेंट है ही नहीं, ये तो इट्स एन एडिफिस टू नरेंद्र मोदीज ईगो। संसद की छत टपकने पर सरकार कह रही है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में छोटी मोटी गड़बड़ी हो सकती है। Such a huge building, it's a very huge building which you have all seen it gone wrong. CPWD will have a look at it. That doesn't mean that everything has gone wrong only. संसद भवन की इस नई इमारत को बने हुए करीब साल भर का वक्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को इस नई संसद की बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। जयपुर में दिल्ली जैसा हादसा। विश्वकर्मा इलाके में भारी बारिश से बेसमेंट में भरा पानी, 3 की मौत। ट्रैक्टर से कनेक्ट पंप के जरिए पानी निकाला जा रहा है। हालांकि जब तक घर से पानी निकाला गया, घर के बेसमेंट में फंसे 3 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने सभी के शव बरामद कर लिए हैं। ये वो जगह है जहां हादसा पेश आया और 3 लोगों की मौत हो गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से यह बनाया गया है। ये एक बेसमेंट है और ठीक इसके नीचे एक और सीढ़ियों के रास्ते बेसमेंट बनाया गया है। जिस मकान के बेसमेंट में पानी भरा, वहां तहखाने के अंदर तहखाना बनाया गया था। बताया जा रहा है कि भारी बारिश होने से दीवार से होकर पानी बेसमेंट के अंदर घुस गया। पानी इतनी तेजी से अंदर आया कि बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। इधर हादसे के बाद पुलिस प्रशासन ने मकान को सील कर दिया है। दोनों परिवार अलग है, दोनों साथ में रह रहे थे जी। इसके अलावा कोई फंसा हुआ भी हो सकता है? नहीं, अभी हमने इनके सारे परिवार से आस पड़ोस से बात की तो अभी तक की जो सूचना है उसके अनुसार 3 के अतिरिक्त कोई फंसे होने की सूचना नहीं है। भारी बारिश से जयपुर में कई मकान ढहने की खबर है, तो वहीं सड़क धंसने से एक जेसीबी गड्ढे में फंस गई। वहीं बगरू में एक बच्चा नाले में बह गया। जयपुर में भारी बारिश का असर ट्रेन की स्पीड और हवाई उड़ानों पर भी पड़ा है। जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया, तो वहीं एयरपोर्ट पर भी पानी पानी नजर आया। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 1500 से ज्यादा लोग बचाए गए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने की आपदा पीड़ितों से मुलाकात।
वायनाड के 4 गांव मुंडकई, चुरलमला, अट्टामला और नूरपुरा में मलबे के बीच अब भी जिंदगी की तलाश जारी है। सेना, नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। भारी बारिश के बीच कीचड़, चट्टानों और पेड़ों के बड़े बड़े टुकड़ों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। चुरलमला और मुंडकई के बीच जो पुल ढह गया था उसे सेना के जवानों ने फिर से बनाया है। लैंडस्लाइड और बाढ़ से चेरियाल नदी के कैचमेंट में बसे 4 गांव चुरलमला, अट्टामला, नूरपुरा और मुंडकई में भारी तबाही हुई। इन गाँव में हर तरफ पत्थर, कीचड़ और उखड़े हुए पेड़ ही नजर आ रहे हैं। सैकड़ों घर मलबे के नीचे दब गए हैं। जो इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पर मकान थे, बड़े मकान, उन जगहों पर खोज हो रही है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग दबे हुए हैं उनकी डेड बॉडीज निकाली जा सके। कांग्रेस नेता और वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ वायनाड पहुंचे। राहुल गांधी ने राहत शिविरों का दौरा किया और आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। I remember what I felt when my father died, and here people have not just lost a father, they've lost the whole family. केरल के सीएम पी विजयन ने भी वायनाड में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में रेस्क्यू ऑपरेशन और आपदा पीड़ितों के मदद के लिए चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की गई। चुरलमला और मुंडकई के बीच पुल बन जाने से राहत कार्यों में तेजी आएगी। केरल सरकार ने वायनाड में 82 से ज्यादा राहत शिविर बनाए हैं जिसमें 3000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। लखनऊ में महिला से बदसलूकी करने वाले मंचले गिरफ्तार हुए। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमें बनाई गई थी। लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर से बुधवार दोपहर आई इन तस्वीरों ने अदब के शहर को शर्मसार कर दिया। बाइक पर दोस्त के साथ जा रही लड़की को पहले मंचलों ने भिगोया और फिर उसे पानी में गिरा दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे और सवाल उठने के बाद लखनऊ पुलिस एक्टिव हुई। मामले में एफआईआर दर्ज हुई। आरोपियों पर एक्शन के लिए 3 टीमें बनाई गई। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान हुई। लखनऊ में हुई सनसनीखेज घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल प्रधान और कृषि मंत्री के बीच इसी मुद्दे को लेकर भिड़ंत हो गई। जो हमारी 1090 जो महिलाओं के लिए सेवा शुरू की गई थी तो उसको भी वो फिर से चालू करें। शर्मसार करने वाला ये घटना थी। कहाँ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं? घटना की सीसीटीवी फुटेज में 15 से ज्यादा मंजिलें दिख रहे हैं। बाइक चला रहा युवक हाथ जोड़कर इन मंजिलों से विनती करता भी दिख रहा है। राजधानी लखनऊ में हुई इस घटना को लेकर महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए चौकसी बढ़ाई जाएगी। लखनऊ में लड़की से बदसलूकी की घटना पर सीएम योगी का कड़ा एक्शन। पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई तो दूसरी तरफ संबंधित पुलिस चौकी के सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड। गोमती नगर में शोहदों की शर्मसार करने वाली हरकतों से नाराज मुख्यमंत्री योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। महिला सुरक्षा पर उठते सवालों के बीच योगी सरकार ने स्थानीय पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस उपायुक्त को हटा दिया है। साथ ही स्थानीय प्रभारी निरीक्षक, चौकी इंचार्ज और चौकी पर मौजूद सभी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। विधानसभा में विपक्ष ने लखनऊ की घटना को मुद्दा बनाया तो सीएम योगी ने 2 टूक कहा कि जो कानून से खिलवाड़ करेगा वो बचेगा नहीं। उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। लखनऊ की घटना के बहाने कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रहे विपक्ष को आईना दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्षी पार्टी नेताओं के खिलाफ दर्ज मामले गिना दिए। सीएम ने कहा कि यूपी में बुलडोजर उनके खिलाफ है जो आम आदमी को डराते हैं। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ। ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। सीएम ने साफ कर दिया है कि महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था सरकार की टॉप प्रायोरिटी है और इस मोर्चे पर की गई कोई भी छोटी सी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एनसीपी शरद पवार गुट के नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र आभार की गाड़ी पर हुआ हमला। हमलावरों ने हमले का वीडियो भी बनाया। रोड पर ट्रैफिक थोड़ा धीमा हुआ। जितेंद्र आभार की गाड़ी रुकी, तभी डंडों से लैस हमलावर उनकी गाड़ी पर टूट पड़े। आभार की गाड़ी के पीछे चल रहे उनके सुरक्षा कर्मी जब तक अपनी गाड़ी से उतरते तब तक हमलावर आभार की गाड़ी में तोड़फोड़ कर चुके थे। हमला होते ही आभार के गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी तेजी से दौड़ा दी। हमलावरों के 2 साथी इस वारदात का वीडियो भी बना रहे थे। ये उस वक्त की घटना है जब महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आभार मुंबई से थाने जा रहे थे। हमलावर कौन थे और हमले के बाद कहां भागे, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इतना पता चल पाया है कि वो किसी स्वराज संगठन से जुड़े हुए थे। रेल दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर आज संसद में हुआ भारी हंगामा। विपक्ष के सवाल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुरानी सरकारों के समय की दुर्घटनाओं का ब्यौरा सामने रखा। ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आए दिन हो रही रेल दुर्घटनाओं के सवाल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज विपक्ष पर ही फायर हो गए। अपने राज्य में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाया? अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरफ्तार में जाके। लोकसभा में जब रेल हादसों का जिक्र आया, विपक्ष के सांसद हंगामा करने लगे तो रेल मंत्री तैश में आ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस समेत विपक्ष छोटी सी छोटी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। विपक्ष का कहना है कि अश्विनी वैष्णव अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। अश्विनी वैष्णव हर वो भाजपा मंत्री के तरह अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले रहे। मोदी जी के रेल मंत्री इसलिए भड़क गए क्योंकि उनसे अकाउंटेबिलिटी ली जा रही थी। उनको लगा कि अकाउंटेबिलिटी अब ली ही नहीं जाएगी और ये भूल गए कि अब विपक्ष भी काफी मजबूत हो गया है। रेल हादसों पर चर्चा के दौरान कवच का जिक्र आया तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सभी ट्रेनों में कवच लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा के लिए बन रहे चबूतरे पर चला है योगी सरकार का बुलडोजर। इस बहाने अखिलेश यादव ने एक बार फिर चला है ब्राह्मण कार्ड। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे दिवंगत हरिशंकर तिवारी के पैतृक गांव टांडा में उनकी प्रतिमा लगने से प्रशासन और पुलिस ने रोक दिया। मूर्ति के लिए जो चबूतरा बनाया जा रहा था उसे तोड़ दिया गया। हालांकि गांव वालों ने इसका विरोध भी किया। खुद हरिशंकर तिवारी के बेटे और चिल्लूपार के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में खुलकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा, जिस सरकार में कल्याण सिंह के जमाने में उनके पिता मंत्री रहे हैं, आज इस सरकार के शासनाधीश द्वारा सत्ता के अहंकार में अपमान किया जा रहा है। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी के हाथी और गोरखनाथ मठ के बीच टशन बहुत पुरानी रही है। इसे पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई के तौर पर देखा जाता रहा है। इस पुराने झगड़े को अखिलेश यादव ने फिर हवा दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अब तक बीजेपी का बुलडोजर दुकान मकान पर चलता था, अब दिवंगतों के मान सम्मान पर भी चलने लगा है। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी जी की प्रतिमा लगने के लिए चबूतरा बन रहा था। कल प्रशासन, ये गोरखपुर वाले जाने यार, ये सरकार का मामला है। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी जी की प्रतिमा लगने के लिए चबूतरा बन रहा था। कल प्रशासन, ये गोरखपुर वाले जाने यार, ये सरकार का मामला है। अखिलेश यादव इससे पहले माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा का नेता विपक्ष बनाकर ब्राह्मणों पर डोरे डाल चुके हैं और अब हरिशंकर तिवारी के बहाने वो फिर ब्राह्मण कार्ड खेल गए। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की हुई बड़ी जीत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल सभी मुकदमों को सुनवाई के लायक माना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल किए गए 15 मुकदमों में यह अंतरिम फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष ने यह मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किए हैं। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, हिंदू पक्ष के सभी मुकदमे सुनने लायक हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और ये कहा है कि सारे केसेस चलने लायक योग्य है और अगली तारीख इसमें 12 अगस्त लगाई है, जिसमें बाद बिंदु तय होंगे और केस में ट्रायल आगे प्रोसीड करें। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट के फैसले का काशी के संत समाज ने स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि के संदर्भ में यह मुकदमा चलाए जाने योग्य है, हम हार्दिक स्वागत करते हैं।
हाईकोर्ट से आ जाए फैसले का असर यह होगा कि हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट इस मामले में 12 अगस्त को फिर सुनवाई करेगा। यूपी में नजूल बिल को लेकर बवाल। विधानसभा से पारित हुआ बिल, विधान परिषद ने बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा। यूपी विधानसभा में नजूल भूमि विधेयक पर गर्मागर्म बहस हुई और विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायकों ने इस पर सवाल उठाए। नजूल भूमि विधेयक पर यूपी सरकार अपनों के ही निशाने पर आ गई। उसका हम लोगों ने विरोध किया है क्योंकि ये जनता के हित में नहीं है। लोग बेदखल होंगे, उनके घर द्वार छूटेंगे। यूपी सरकार के नए नजूल भूमि विधेयक में प्रावधान है कि नजूल भूमि का मालिकाना हक किसी निजी व्यक्ति या संस्था को नहीं मिलेगा। नजूल जमीन के लिए पहले से जो आवेदन दिए गए हैं वो रद्द माने जाएंगे। जिन नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराने के लिए रकम जमा की गई है उसे ब्याज के साथ वापस किया जाएगा। विधान परिषद में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने नजूल बिल सेलेक्ट कमेटी को सौंपने का प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद सभी की सहमति से विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को सौंप दिया गया। यूपी बीजेपी में संगठन बनाम सरकार की तकरार के बीच नजूल बिल का फंसना चर्चा में है। झारखंड की विधानसभा के अंदर रात भर डेरा डाल करके बैठे रहे बीजेपी विधायक। चुनावी साल में बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ घेराबंदी तेज कर दी है। कुछ विधायक सदन की फर्श पर बैठे हुए हैं, कोई विधायक फर्श पर लेटा हुआ है, कुछ विधायक कुर्सी पर पसरे हुए हैं। झारखंड में विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने कल की रात सदन के अंदर ही बिताई। दरअसल बीजेपी विधायक हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण जैसे मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहे थे। विधानसभा सदन स्थगित हो जाने के बावजूद बीजेपी विधायक वहीं डटे रहे और बाद में वो विधानसभा के अंदर ही चादर डालकर सो गए। विधानसभा शुरू होगा 11 बजे तक, विधानसभा के अंदर हम लोग लेंगे इसके सरकार का जवाब। झारखंड सरकार ने बीजेपी के प्रोटेस्ट को नौटंकी करार दिया है। झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्य सरकार के खिलाफ विरोध करने वाले विपक्षी विधायकों ने इस तरह का प्रदर्शन किया है। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि SC/ST रिजर्वेशन के अंदर भी आरक्षण दिया जा सकता है, यानी सब कैटेगरी बनाकर कोटे के अंदर कोटा दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। फैसला सुनाते समय एक जज ने यह तक कह दिया कि उनकी राय में ओबीसी पर लागू होने वाला क्रीमी लेयर का सिद्धांत SC/ST पर भी लागू होना चाहिए। हालांकि ये साफ करना जरूरी है कि फिलहाल क्रीमी लेयर की बात एक सुझाव है, फैसला नहीं है। कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा SC/ST के आरक्षण में अधिक पिछड़ों को अलग से कोटा मिले। अधिक पिछड़े समुदायों को तरजीह देना राज्य का कर्तव्य है। अनुसूचित जातियां एक समरूप समूह नहीं है, उन्हें कैटेगरी में बांट सकते हैं। ऐसा करना अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 341(2) का भी उल्लंघन नहीं करता है। SC/ST के अंदर ऐसी कई श्रेणी हैं जिन्होंने सदियों से ज्यादा उत्पीड़न झेला है। SC/ST वर्ग के केवल कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर लाने की नीति बनाई जानी चाहिए। SC/ST के क्रीमी लेयर की तुलना मैला ढोने वालों के बच्चों से करना ठीक नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का स्वागत करता हूँ। जिनके पास काफी धन है उनके बच्चों को ये नहीं मिलना चाहिए। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने 1975 में आरक्षित सीटों को 2 भागों में बांटकर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के 2004 के एक फैसले के आधार पर इस नीति को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले में कहा था कि SC/ST को सब कैटेगरी में नहीं बांटा जा सकता, इसलिए आरक्षण में भी सब कैटेगरी की इजाजत नहीं है। लेकिन अब 7 जजों की संविधान पीठ ने उस फैसले को पलट दिया है।
केजरीवाल के निजी सचिव रहे विभव कुमार पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसे गुंडे का सीएम आवास पर क्या काम। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगा। इसी साल 13 मई को दिल्ली के सीएम हाउस में आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से कथित तौर पर हुई मारपीट के मामले में ये बड़ा डेवलपमेंट है। इस केस का आरोपी विभव कुमार अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आरोपी विभव कुमार सीएम के सरकारी आवास पर किस हैसियत से मौजूद था। सीएम के निजी सचिव पद से हटाए जाने के बाद वो सीएम हाउस में क्या कर रहा था। विभव कुमार को एक युवा महिला पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई। सीएम हाउस कोई निजी मकान नहीं है तो फिर इस तरह के गुंडों का वहाँ क्या काम है। दिल्ली हाईकोर्ट ने विभव कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। पिछले महीने 12 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने विभव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड को लेकर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश। न्यायिक आयोग ने यूपी पुलिस को दी क्लीन चिट। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने विधानसभा में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि 15 अप्रैल 2023 को पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पूर्व नियोजित नहीं थी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती गई। पुलिस के लिए घटना को टालना संभव नहीं था। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी गुलाम के एनकाउंटर से जुड़ी रिपोर्ट के तथ्य भी सदन में रखे। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी असद और गुलाम का यूपी एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर कर दिया था। 15 अप्रैल 2023 को पुलिस कस्टडी में 3 शूटर्स लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह ने अतीक अहमद और अशरफ को गोली मार दी थी, जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका सवालों में थी। हरियाणा के रोहतक में पत्नी ने मोबाइल का हॉट स्पॉट ऑन करने से किया मना तो पति ने ले ली जान। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। लाल टी शर्ट, चेहरे पर दाढ़ी, नाम अजय कुमार। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये वो चेहरा है जिसने सिर्फ इसलिए अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है क्योंकि उसने मोबाइल हॉट स्पॉट ऑन करने से मना कर दिया था। मामला रोहतक के मदीना गांव का है। पुलिस के मुताबिक 30 जुलाई को आरोपी अजय कुमार घर पर अपनी पत्नी रेखा के साथ मोबाइल चला रहा था। इस दौरान आरोपी के मोबाइल का नेट डाटा खत्म हो गया तो उसने पत्नी को मोबाइल हॉट स्पॉट ऑन करने को कहा, लेकिन पत्नी ने ऐसा नहीं किया तो आरोपी ने गुस्से में पत्नी पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वो थोड़ा सनकी टाइप सा लग रहा है, वो जैसे मतलब बार बार उन्हीं बातों को रिपीट करना है। उसको अरेस्ट कर लिया और जिस मतलब हथियार उसे फरसे से उसने वारदात की थी वो बरामद कर लिया हमने। शुरुआती जांच में पुलिस को हत्या की कोई और वजह नजर नहीं आ रही है। पुलिस ये मानकर चल रही है कि आरोपी ने गुस्से में आकर कर दी पत्नी की हत्या। महाराष्ट्र के सातारा जिले के कराड़ में पहले प्रेमी ने प्रेमिका को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पर आरोपी प्रेमी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 277/1/12 सन सिटी, मलकापुर, कराड़, यही वो जगह है जहां आरोपी ध्रुव चिक्कर ने अपनी प्रेमिका आरुषि सिंह को मिलने के लिए बुलाया था। फिर कहा सुनी, बहस, मारपीट के बाद उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया, जिससे आरुषि सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी के पैर में भी चोट लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। उसके डिस्चार्ज होते ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। तो वो हमारे कस्टडी में है और जल्दी से जल्दी इस लड़के को कोर्ट के सामने हम हाजिर करने वाले हैं। इसमें मर्डर का केस रजिस्टर्ड है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ध्रुव चिक्कर हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है, जबकि मृतक आरुषि सिंह का संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर से है। दोनों काफी पहले से एक दूसरे को जानते थे। पहले दिल्ली में एक साथ पढ़ाई कर रहे थे, फिर मेडिकल की पढ़ाई के लिए कराड़ में एडमिशन लिया, जहां दोनों के बीच रिश्ते हत्या की वारदात तक पहुंच गए। बताया जा रहा है कि आरोपी ध्रुव चिक्कर का परिवार काफी प्रभावशाली है। वहीं मृतक आरुषि सिंह के बारे में भी कहा जाता है कि आरुषि के दादा मंत्री थे।